नमस्कार। व्यक्ति विशेष के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बात है आज़ादी से पहले की, जब भारत में ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेजों का शासन था। यह वह समय था जब भारत के अधिकांश लोगों तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी, और जिन लोगों तक शिक्षा की पहुंच थी, या तो वो बहुत रसूखदार घराने से होते थे या बहुत ही पैसे वाले विशेष वर्ग से ताल्लुक रखते थे। ये वह दौर था जब भारत के गांवों में 2 4 10 गांवों में यदा कदा ही कोई मैट्रिक की पढ़ाई करता था या मैट्रिक की परीक्षा पास करता था। ऐसे में बिहार के एक छोटे से गांव में एक नाई का लड़का दौड़ते हुए अपने पिता के पास आता है, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं मैट्रिक पास हो गया, और वो भी फर्स्ट डिवीजन। जी हां, सही सुना। ये वो दौर था जब जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। ऐसे में पिछड़े समाज से किसी बालक का मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि इस दौर में तथाकथित उच्च वर्ग के लोग भी इस मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट क्लास शायद ही कुछ गांवों में कुछ लोग ही पास कर पाते थे। ऐसे में अपने बेटे कि इस उपलब्धि पर पिता के भी फूले नहीं समा रहे थे। पिता अपने बेटे की उस उपलब्धि से पूरा परिवार, ना ही पूरा परिवार बल्कि पूरा गांव गदगद हुआ करता था। अपने होनहार बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हुए वो पिता अपने बेटे के आगे की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त करने और कुछ सहायता की उम्मीद लिए हुए पास के ही एक जमींदार के घर पहुंचता है और सारी घटना उस जमींदार को बताता है। लेकिन उसके बाद जो जमींदार ने कहा, वो घटना ने उस लड़के के हृदय को झकझोर दिया। जमींदार ने कहा कि अच्छा, फर्स्ट क्लास मैट्रिक पास किए हो? और उसके बाद बिहार की भोजपुरी भाषा में उसने कहा कि चल गोड़ दबा, मतलब कि मेरे पैर दबा। इस घटना से लेकर के आज हम उसी बालक की बात करने वाले हैं जिसको उस जमींदार ने अपना पैर दबाने के लिए कहा। आज हम बात करने वाले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जी हां, भारत प्रबल समाजवादी विचारधारा के पक्षधर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें सिर्फ कर्पूरी ठाकुर नहीं बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का वास्तविक नाम कर्पूरी ही था। कर्पूरी से कर्पूरी ठाकुर होने तक की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। वशिष्ठ नारायण जी ने अपने एक किताब में लिखा कि समाजवादी नेता रामनंदन मिश्र का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी से अपना प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर मिश्र ने कहा, यह कर्पूरी नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर है, और तभी से कर्पूरी बन गए कर्पूरी ठाकुर। और फिर यही कर्पूरी ठाकुर आगे चलकर बन गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी जिनका जन्मदिन होता है, और इसी जन्मदिन के मौके पर भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा है। केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी कर्पूरी ठाकुर की,
बिहार के उस लड़के की जिसको कि पैर दबाने से लेकर के एक सामान्य से नाई परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर, जिसको कि आगे की पढ़ाई के का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अत्याचार भारतीय समाज पर प्रबल था और उससे भी ज्यादा अत्याचार उस समय की जाति व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटिश शासन से लड़कर, भारतीय जाति व्यवस्था से लड़कर, भारतीय समाज से लड़कर कैसे एक पिछड़े हुए वर्ग का लड़का एक सामान्य किसान परिवार से उठकर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और फिर उसे दिया जाता है भारत रत्न, जो कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे पहले कि हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ और बात करें, चलिए थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं भारत रत्न के बारे में, क्या होता है यह पुरस्कार। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, समाज सेवा और खेल शामिल होता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। 1955 में यह प्रावधान भी जोड़ा गया और तब से लेकर के अब तक 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। श्री सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ और भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए जिन्हें यह सम्मान दिया गया। हालांकि अगर बात करें तो सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, जिसे हम टीचर्स डे के भी नाम से बुलाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, जिनको सन 1998 में यह सम्मान दिया गया। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और इसके अलावा 2 गैर भारतीयों को भी भारत रत्न दिया गया, जिनमें पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख मरणोपरांत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की। हालांकि इसके अपवाद स्वरूप 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर के भी प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया गया। किसी भी व्यक्ति से सम्मान का वापस ले लिए जाने का यह एकमात्र उदाहरण है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया और कारण बताया कि क्योंकि वह खुद ही चयन समिति में का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें भारत रत्न के बारे में, लेकिन अब आगे हम और चर्चा करेंगे
जो आज का हमारा टॉपिक है, भारत रत्न 49वें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत के ब्रिटिश शासन में, जो आजकल बिहार जिसे हम कहते हैं, वहां पे समस्तीपुर के एक गांव पितौजिया में हुआ था। हालांकि इस गांव का नाम बदलकर अब इसे कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर न तो जन्मतिथि लिखी जाती थी और न ही थाली बजाई जाती थी। स्कूल के नामांकन के समय उनकी जन्मतिथि 24 जनवरी 2024 ही अंकित है, जिसे कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मान लिया गया। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे और नाई का काम करते थे। हालांकि कर्पूरी को प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पास के पाठशाला से प्राप्त हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए बाद में वो दरभंगा और फिर पटना भी गए। 1942 का यह वह काल था जब महात्मा गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो सत्याग्रह चल रहा था। कर्पूरी जी भारत गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर अपने छात्र जीवन को त्याग कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन में कूद पड़े और इसी आंदोलन के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 महीने जेल की सजा हुई। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ भी कार्य करने का अवसर मिला। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के भी नेतृत्व में सामाजिक न्याय के लिए अति पिछड़ों, किसानों तथा कमजोर वर्गों में राजनैतिक चेतना जागृत करने का भी उन्होंने काम किया। 1991 में कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर यह डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसे ही कुछ अन्य अनछुए पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि कम समय में इसको सारी घटनाओं को संकलित करना एक बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में कुछ तथ्य, कुछ घटनाएं आपके समक्ष रखा जा सके। आजादी से पहले 2 बार, आजादी मिलने के बाद किसान मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व बड़ी कुशलता से करते हुए संघर्ष के सिलसिले में कर्पूरी ठाकुर 18 बार लगभग जेल गए। वे सदैव ही गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर की व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत रहे। समाजवादी विचारधारा के प्रबल पक्षधर माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव एवं मधु लिमये जैसे दिग्गज साथी भी थे। हालांकि आज के जो कुछ नेता हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण के साथ ही वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उन्हें अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन
उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वो कम बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। आज हम कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवादी विचारधारा, बेहद ही ईमानदार किस्म के मुख्यमंत्री, जो कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके बावजूद भी आप उनकी ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का जब देहांत हुआ तो उनके बैंक खाते में महज 500 रुपए से भी कम बचे थे। अगर उनकी तुलना हम आज के समाजवादी नेताओं से करते हैं तो आज के विधायक के पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है। ऐसे में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी, जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, उनके पास अपना खुद का एक पक्का मकान नहीं था। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधों से जूझना पड़ा, और ये अंतर्विरोध अनोखे थे और विघटनकारी भी थे। हुआ यह कि आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता के अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धन बल की काली ताकतें राजनीतिक और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औदे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसीलिए कांग्रेस को सत्याच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी भी बढ़ी। कर्पूरी जी 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकार में महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व में गठित सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, और इसमें उन्होंने शिक्षा एवं वित्त मंत्री के कार्य का निर्वहन बड़ी कुशलता से किया। और इसके साथ ही साथ अब उनका कद और भी ऊंचा हो गया था। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। 1974 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित करके सारे नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। संविधान की मूल भावना तार-तार हो गई। कर्पूरी ठाकुर ने भूमिगत होकर आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, और इसका परिणाम रहा कि जब आपातकाल हटा, जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी, तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा को हराकर नेता पद का चुनाव जीत लिया, और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे।
1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था, इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए 3%, जिसमें कि सभी जाति की महिलाएं शामिल थी, गरीब सवर्णों के लिए 3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। इसी प्रकार ST/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया था। इसके लिए ऊंचे तबकों ने, एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवाद होने के आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, मां, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी गालियां भी देते थे। अभिजात्य वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कर कर्पूरी का पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। यह तंज इसलिए था कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नियत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी कभी डिग नहीं पाई, और इस संदर्भ में अनेकों तथ्य, अनेकों कहानियां भी प्रचलित हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक बार के उप मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 में पहली बार विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे 1984 के अपवाद को छोड़कर वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। नीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं था, ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक गांव में। और यहां तक कि वे अपने पैतृक गांव में अपने पिता, अपने पुरखों की जमीन को छोड़ करके 1 इंच भी जमीन वो नहीं जोड़ पाए। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिल जाएंगे। बिहार से लेकर के दिल्ली तक उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो इस रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए आए और कहा कि कहीं सिफारिश लगवा के उनकी नौकरी लगवा दी जाए। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए और अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्होंने दिया और कहा कि जाइए उस्तरा खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा फिर से आरंभ कर दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ लालच में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हों और उनके पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। कुछ तथाकथित समाजवादी कहे जाने वाले नेता आजकल किस कदर अपने परिवारजनों को राजनीति या फिर बाकी की चीजों में आगे बढ़ाते हैं, इससे हमारे देश की जनता भली भांति परिचित है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना और वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा कि भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब यही होता था, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं है। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र के एक ही भूमिहार जमींदार ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलवाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठैतों से मारपीट करने का आदेश दिया।
जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंचा और उधर उधर लठैत भी पहुंचे थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया तो अधिकारी गणों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर जी ने इस बात पर कहा कि इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, कहां तक, किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता का उत्पीड़न किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? उन्होंने आदेश दिया कि जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। इसी तरह एक और घटना, जब 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही एक दल के विधायक से थोड़ी देर के लिए जीप मांगी, क्योंकि उन्हें लंच के लिए आवास में जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया कि जीप में तेल नहीं है। एक बार के उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर हमेशा रिक्शे से चलते रहे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देता था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी को देखकर रो पड़े। 70 के दशक में पटना के विधायकों और पूर्व विधायकों ने के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए, तो कर्पूरी ठाकुर ने साफ साफ मना कर दिया। तब एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा? कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि हमारा बाल बच्चा उसी गांव में रहेगा जहां पे मैं रहता था। ऐसे ही अनगिनत किस्से कर्पूरी ठाकुर को लेकर के था। आजकल के तथाकथित समाजवादी नेता शादियों को सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारी गण सत्ताधारी नेताओं के यहां शादियों के अवसरों पर करोड़ों खर्च लुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी यह सब कुछ होता था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इस बात के अपवाद थे। पटना में कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख आज शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर जब ऐसी हालात में पहुंचे तो उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? सब निहितार्थ समझ गए थे, सब हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया और बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि कर्पूरी जी के कुर्ता फंड के लिए दान दीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए इकट्ठे हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि आप अपने लिए कुर्ता धोती ले लीजिए, लेकिन इस पैसे का कोई दूसरा काम मत करिए। दूसरा कोई काम मत करिए। पर बिना कोई मन में भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। आज के समाजवादी नेताओं को के बारे में कुछ ना कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। देखा जाए तो यही खूबी थी
जिसके चलते बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी हुई। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में अपने आचरण के ऊंचे मापदंड को स्थापित किया और हमेशा ही इस पर कायम रहे। ऐसे ही उनके ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार विधायक बने, उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाला एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था, तो एक दोस्त से कोट मांगा, वह भी फटा हुआ। बहरहाल उसी दल को वहां से यूगोस्लोवाकिया भी जाना था। कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर वहां से यूगोस्लोवाकिया भी चले गए। जब वहां के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्होंने उन्हें एक नया कोट गिफ्ट किया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों एक ही दिन में, एक ही कुछ ही घंटों में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर के चर्चा में आते रहते हों, ऐसे में किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात, ऐसी कहानियां, ऐसी किस्से, ऐसी घटनाएं अविश्वसनीय ही लगता होगा कि मुख्यमंत्री के पास अपने खुद के कपड़े खरीदने के पैसे ना हो। इसी तरह से एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह जब उनके घर पर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी के सर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाटी वाली शैली में, बोलचाल की भाषा में चरण सिंह ने कर्पूरी जी से कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरे घर बन जाने से क्या होगा। बात है सन 1978 में, जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगवाए। हफ्ता भर बीतते बीतते ही उनकी सरकार भी गिर गई। कई इन दोनों बातों का आपस में संबंध भी मानते हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि कुछ लोगों के मुताबिक यह ऐसा होता था कि बैकडोर से अस्थाई भर्ती होती थी, जिसमें लोग अपने सगे संबंधियों की भर्ती करवाते थे और बाद में उन्हीं अस्थाई लोगों की बहाली कर दी जाती थी और उन्हें नियमित कर दिया जाता था। माना जाता था कि इतने लोग एक साथ खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाएंगे, यह सरकार व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। यही यशवंत सिन्हा आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इसे आप क्या समझते हैं संत बाबू, कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको इसी से सम्मान प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। और फिर उन्होंने अपने मैट्रिक में पास, फर्स्ट डिवीजन जब वो पास हुए थे, उसका उन्होंने जिक्र किया। जब वो मैट्रिक पास करने के बाद एक जमींदार के यहाँ गए, उनके पिताजी लेके गए थे, तो जमींदार ने उनसे कहा कि अच्छा फर्स्ट डिवीजन पास किए हो, हमारे पैर दबाओ। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इतना कहा जाए, इतना भी कहा जाए शायद कम होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक बार कहा कि हमारे देश की आबादी इतनी है कि अगर हम सिर्फ थूक के फेंक दें तो अंग्रेजी राज बह जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व बेहद सरल, ईमानदार एवं नैतिकता की मिसाल है। हमारी पीढ़ी को, हमारे आज की पीढ़ी को, राजनेताओं को, समाजवादी नेताओं को, तथा कथित समाजवादी नेताओं को कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद से कुछ ना कुछ सीख अवश्य लेना चाहिए।
सुख, समृद्धि, सत्ता का आकर्षक उनके जीवन को कभी प्रभावित नहीं कर सका। निजी पूंजी के नाम पर उनके पास व्यक्तित्व का नाम था। वे हमेशा ही समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, दीन दुखियों, बेबस, लाचार लोगों, शोषितों, पीड़ित, प्रताड़ितों, वंचितों के प्रति संवेदनशील रहे। और यही कारण है कि इतने दिनों से गुमनाम रहने वाले समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, जिनकी आज तक किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली, वो घड़ी आ ही गई जब उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके दायरे में पूरा समाज आता था, जिसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। तो दोस्तों, आज व्यक्ति विशेष के इस कार्यक्रम में आज हमने बात की कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। आशा करते हैं कि आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही अपने अगले एपिसोड्स में हम कुछ और भी व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समाज के ऊपर एक अलग छाप छोड़ी, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये एपिसोड कैसा रहा आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अधिक से अधिक लोगों तक समाजवाद की इस विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर के जीवन के पहलुओं के बारे में उन तक शेयर करिए, ताकि लोग, आज के तथाकथित लोग, समझ सकें कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।